जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इससे पहले मैं आपको बता रहा था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अर्थात ऋण पत्रों का निर्गमन क्या होता है। अच्छा, जिसका निर्गमन हुआ है उसका शोधन होना तो अनिवार्य है। तो उससे भी पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और उससे भी पहले मैं बता चुका हूं इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब कुल मिलाकर के अगर कंपनी शेयर इशू करती है इक्विटी को छोड़ करके, मतलब प्रेफरेंस वाले शेयर इशू करती है, तो एक समय के बाद में उनका भी रिडेम्पशन किया जाता है, और अगर डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उनका भी रिडेम्पशन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करा रखी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप उसको अनिवार्य समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है आज का, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, डिबेंचर्स क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको। डिबेंचर कंपनी द्वारा जनता से लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है कि भैया हमने आपसे ऋण लिया हुआ है। ओके, तो ये ऋण जो आपने लिया हुआ है इसको वापस भी करना पड़ेगा। कुछ वो तिथि आएगी एक दिन जब आपको ये लिया हुआ ऋण आपको वापस करना पड़ेगा उन लोगों को जिनसे आपने ये ऋण लिया हुआ था। तो कंपनी ने जो भी लोन लिया हुआ है डिबेंचर्स के माध्यम से, जो भी लोन लिया हुआ है, इस लोन को जब पे किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, रिडेम्पशन कहा जाता है। ओके, तो रिडेम्पशन मतलब कोई नया वर्ड नहीं है। जो भी लोन लिया गया था पब्लिक से, जो भी लोन आया था कहां से आया था, पब्लिक से आया था। किसके माध्यम से आया था, डिबेंचर्स के माध्यम से आया था। उसको जब पे किया जाता है कंपनी के द्वारा, इसको पे कौन कर रहा है, कंपनी इसको क्या कर रही है, पे कर रही है, तो उसको कहते हैं ये रिडेम्पशन किया जा रहा है। तो रिडेम्पशन का मतलब है कंपनी ने जो भी लोन लिया था पब्लिक से उसको जब पे करेगी, उनको वापस कर देगी, तो उसको कहेंगे ये रिडेम्पशन किया जा रहा है। अच्छा, जब बात रिडेम्पशन की आ ही गई है तो फिर देखेंगे कि कितने तरीके से कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर सकती है। तो देखते हैं मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के हम मेथड्स जानना चाहेंगे कि कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम रिडेम्पशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे। नंबर 1 पर कंपनी कैपिटल से रिडेम्पशन कर सकती है। कहां से रिडेम्पशन कर सकती है, कैपिटल से रिडेम्पशन कर सकती है। ठीक है, आगे बताएंगे, चल के इस पर बात करेंगे। नंबर 2 पर एक विकल्प आता है कि डिविजिबल प्रॉफिट से कर सकती है। कहां से कर सकती है, डिविजिबल प्रॉफिट, यहां से कर सकती है। नंबर 3 एक और विकल्प आता है कि वो क्या कर सकती है, कन्वर्जन कर सकती है, बदल दे उनको। ठीक है ना। नंबर 4 एक ऑप्शन आता है ड्राइंग, ड्राइंग कर करके वो रिडेम्पशन कर दे। नंबर 5 का एक और ऑप्शन होता है जिसको हम लोग कहेंगे ओपन मार्केट परचेज सिस्टम, ओपन मार्केट परचेज सिस्टम। ठीक है ना। तो ये 5 मेथड होते हैं किसी भी कंपनी के पास अपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करने के। क्या इसमें भी शाखाएं निकलेंगी, हाँ जी निकलेंगी। क्या, तो ये जो कैपिटल वाला मेथड है ये तो सिंगल है, इसमें कोई शाखा वाखा नहीं निकल रही है, सिंगल वे है कि कैपिटल से रिडेम्पशन कर दो। लेकिन यहां जो ये डिविजिबल प्रॉफिट की बात करी गई है, यहां से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है जानते होगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में मैंने डिविजिबल प्रॉफिट एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट को कंप्लीट एक वीडियो पूरा उस पर दिया था। नहीं जानते तो उधर देखा हो जाकर के, बाद में देख लेना। ठीक है ना। अभी बता दे रहा हूं, डिविजिबल प्रॉफिट का तात्पर्य ऐसे प्रॉफिट से होता है जिसको डायरेक्टर्स बिना किसी का परमिशन लिए हुए अपने शेयर होल्डर्स में फ्रीली एज अ डिविडेंड्स डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट से जब कंपनी कभी रिडेम्पशन करना चाहेगी तो 3 विकल्प फिर से निकल करके आएंगे। पहला होगा DRR,
जिसको आगे से हम लोग मतलब अभी DRR कहेंगे आगे से, आज पूरा नाम ले लेते हैं, नाम लेना मना थोड़े है, डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, इसका पूरा नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, आगे से हम लोग केवल DRR यूज करेंगे। दूसरा है डिबेंचर्स सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड, ये दूसरा एक हो गया, ये नंबर 1 है, डिविजिबल प्रॉफिट में आएंगी ये। तीनों को जब एक साथ मिला करके कहेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट से हो रहा होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ओके, ये 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। जब कन्वर्जन की बात करेंगे तो यहां पर भी 2 बातें आ जाती हैं। नंबर 1 में कह सकते हैं कन्वर्ट इनटू न्यू इक्विटी शेयर, और इधर कन्वर्ट इनटू न्यू डिबेंचर्स। ओके, ऐसे आप कन्वर्ट करके इनका रिडेम्पशन कर सकते हो। जब ड्राइंग की बात करेंगे तो इसमें कुछ और नहीं करेंगे, ये सिंगल है, नंबर 1 वाला पॉइंट सिंगल है, नंबर 4 वाला पॉइंट सिंगल है। और जब ओपन मार्केट परचेज की बात करेंगे तो यहां से भी 2 बातें निकल करके आएंगी। एक तो आप क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिलेशन के लिए आप इनको परचेज कर सकते हैं, फिजिकली कैंसिलेशन के लिए, मतलब इनको रद्द करने के लिए डिबेंचर्स को कंपनी क्या कर सकती है, मार्केट से खरीद सकती है। तो क्या करेंगे, इनके कैंसिलेशन के लिए डिबेंचर्स खरीदे जा सकते हैं। दूसरा क्या तरीका होगा कि हम डिबेंचर्स को खरीद रहे होंगे तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपका हो सकता है। तो फॉर कैंसिलेशन हो सकता है या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक पूरा ग्राफ आपका बनेगा जब आप डिबेंचर्स रिडेम्पशन की बात करेंगे। अब इसको बताइए सर, जरा थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। अरे सब समझाते हैं, पूरा बताएंगे यहीं पर, और ये बिल्कुल जीवात्मा है पूरे चैप्टर की। आज वाला वीडियो देख लो, बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। वैसे 3 वीडियो बेसिकली मैं बता दूंगा आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, जिसमें सारी की सारी चीजें एकदम A to Z खत्म करूंगा। लौट आओ। सबसे पहली बात कही गई कि कैपिटल से रिडेम्पशन कर देंगे। अरे ये कौन सी बात हुई यार, कैपिटल से रिडेम्पशन कैसे कर दोगे? कैपिटल से रिडेम्पशन नहीं करना चाहिए। पहली बात है कि कैपिटल से रिडेम्पशन करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि लॉ कहता है कैपिटल से रिडेम्पशन कर ही नहीं सकते हो। अरे यार क्या बता रहे हो सर जी, लॉ कहता है रिडेम्पशन नहीं कर सकते हो, आप पढ़ा रहे हो इधर लॉ, ये तो पढ़ा रहे हो, तो कैसे कह दिया कि कर सकते हो? अरे वो कह रहा है कि ये उचित नहीं होता है, इन प्रैक्टिस आपको ये मिलेगा भी नहीं। कोई भी कंपनी अपनी लिक्विडिटी को खत्म करके अपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन नहीं करेगी, लिक्विडिटी तो खत्म हो ही जाएगी ना। कैपिटल से रिडेम्पशन करने का मतलब क्या है? कंपनी की कैपिटल होती क्या है? शेयर होते हैं, तो शेयर तो लायबिलिटी होती है। शेयर के माध्यम से जो उसके पास में कैश या बैंक आया है वो उसकी लिक्विडिटी है। अभी जब इसके माध्यम से वो रिडेम्पशन कर देगी तो क्या हो जाएगा? उसके पास में बैंक जो है वो कम पड़ जाएगा, बैंक बैलेंस, तो लिक्विडिटी कम पड़ जाएगी। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारी लिक्विडिटी कम पड़ जाए कभी। देखो बैलेंस शीट पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा, इधर से आपके डिबेंचर्स कम हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, जब रिडेम्पशन कर दोगे ये गायब हो जाएंगे, और इधर से बैंक गायब हो जाएगा, बैंक का बैलेंस गायब हो जाएगा। मान लो 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर दोगे तो 2 लाख रुपए से बैंक यहां से आपका रिड्यूस हो जाएगा, बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट आएगा नहीं। लेकिन ये मेथड सही नहीं है, इसको लॉ भी ठीक नहीं मानता है, सेबी इसको ठीक नहीं मानता है, इन प्रैक्टिस ये मिलता नहीं है। तो लॉ, फिर लॉ में ये दिया क्यों गया? तो फिर उसने इसमें 2 बातें जोड़ दी, कहा कि 2 ही कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हो। मान लो कभी विकट परिस्थितियों में फंस जाओ और करना अनिवार्य हो तो करोगे तो है ही है, करोगे नहीं तो जाओगे कहां, है ना। आगे कुआं पीछे खाई, तो मरना तो है ही है, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ। तो कुल मिलाकर इनका रिडेम्पशन तो करना ही है, क्योंकि एक निश्चित टाइम से ज्यादा आप डिबेंचर्स को रोक नहीं सकते। 10 वर्ष या 30 वर्ष, इससे ज्यादा आप रोक नहीं सकते। नॉर्मल कंडीशंस में 10 वर्ष, और इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हो तो 30 वर्ष, इससे ज्यादा थोड़े रोक सकते हो, आपको रिडेम्पशन करना पड़ेगा। तो कहां से करोगे, आपके पास फंड है ही नहीं, तो फिर कर सकते हो। तो 2 बातें होती हैं, 2 सिचुएशन होती है जब इसका यूज किया जाता है, मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स
बाय यूज ऑफ कैपिटल, दो ही सिचुएशन होती हैं। पहली सिचुएशन होती है अगर डिबेंचर्स 18 माह से कम की अवधि के लिए इशू किए गए हो तो, 18 माह से कम अवधि के लिए, 12, 13, 14, 15, 16, 17 माह के लिए ही केवल डिबेंचर्स इशू किए गए थे, तो इसका मतलब है ये शॉर्ट टर्म एक इन्वेस्टमेंट था। फिर आप इसका रिडेम्पशन कैपिटल से कर सकते हैं। कैपिटल से करने का मतलब होता है बैंक से पैसा जाता है, इधर से डिबेंचर्स जाते हैं, ठीक है ना। कैपिटल का मतलब ये नहीं कि शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, कतई नहीं होती है। तो पहली बात क्या है, 18 महीने से कम वाले डिबेंचर्स अगर इशू किए गए हैं तो उनका रिडेम्पशन आप कर दीजिए। कैसे? कैपिटल के द्वारा कर दीजिए। दूसरा, अभी तो इतनी देर से वही चिल्ला रहे थे, अगर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट हो ही ना, बिल्कुल डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, तो कैसे करें रिडेम्पशन? रिडेम्पशन करना अनिवार्य है, तो फिर आप कैपिटल से कर लीजिए। तो केवल दो सिचुएशन में कैपिटल से रिडेम्पशन किया जा सकता है। पहली कंडीशन, डिबेंचर्स 18 माह से कम अवधि के लिए निर्गमित किए गए हों, और दूसरी कंडीशन है कि कंपनी के पास में डिविजिबल प्रॉफिट हो ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है, अब आती है बात डीआरआर की, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो डीआरआर देखो, इसके लिए तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे यहां पर। हम लोग अगले वीडियो में प्योर बात करेंगे डीआरआर की, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है। तो इसको आज अभी छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में पूरी प्योर इसी की बात करने वाला हूं। दूसरी बात आती है डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड। देखो ये कुल मिलाकर है यही। यहां पर क्या होता है थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी रूपरेखा नहीं तैयार हो पाएगी। डीआरआर का मतलब है कि कंपनी के पास में डिविजिबल प्रॉफिट तमाम सारे रखे हुए हैं। इनडिविजिबल प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, एक निश्चित अमाउंट निकाल करके एक अलग खाते में डाल देती है, और उस खाते को कहा जाता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मतलब हमने एक रिजर्व क्रिएट कर लिया है जिसका यूज हम कब करेंगे, केवल और केवल डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए करेंगे, तो उसको कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक, सरप्लस अकाउंट से ये पैसा निकाला जाता है। ओके, बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो सरप्लस अकाउंट ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का ही तो पार्ट है सर। डिविजिबल प्रॉफिट में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। तो सरप्लस अकाउंट ही हम लोग बेसिकली उसी को देखेंगे चल के। तो सरप्लस अकाउंट से ये पैसा निकाला गया, तो हमने डीआरआर मेंटेन कर लिया। अच्छा, हम डीआरआर नहीं बना रहे हैं तो क्या कोई और तरीका है? हाँ, और तरीका है। देखो ये जो फंड वर्ड यूज किया जा रहा है ना, एक होता है रिजर्व, ये देखो यहां लिखा हुआ है रिजर्व और फंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप बताइए? रिजर्व और फंड में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, आप कैसे बताओगे? हमको बताना पड़ेगा। रिजर्व का तात्पर्य है भविष्य की अनिश्चित हानियों के लिए वर्तमान की आय में से बचाई गई वह राशि जिसको हम भविष्य की किसी भी अनिश्चित हानि को पूरा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? रिजर्व कहेंगे, है नहीं। जैसे घर के बड़े बूढ़े बोलते रहते, भैया 10 कमा रहे हो तो 2 बचा लो, आवश्यकता पड़ने पर काम आएगा। किस काम आएगा पता नहीं, जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसके काम आ जाएगा, तो इसको कहते हैं रिजर्व। ये क्या है? रिजर्व है। वर्तमान की आय में से बचाई गई वह धनराशि जिसका उपयोग भविष्य की किसी भी अनिश्चित हानि के लिए या खर्च के लिए किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? रिजर्व कहेंगे। लेकिन वो है कहां? वो मेरे पास रखा हुआ है, हमारी गुल्लक में रखा हुआ है, हमारी सेफ में रखा हुआ है, हमारी तिजोरी में रखा हुआ, कहीं पर भी है, लेकिन मेरे पास है। अब एक बात मुझे बताओ, ये पैसा जो रिजर्व के रूप में रोक लिया गया, ये था किसका? था तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का। उनका पैसा मैंने रोक लिया, तो मुझे कमाई तो हो नहीं रही, मेरी जेब में पड़ा हुआ है, तो इनको हम रिटर्न कहां से देंगे? रिटर्न तो उस पर भी देंगे ना, रिटेन्ड अर्निंग एक होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया है, उसको देख सकते हो बाद में अगर चाहो तो रिटेन्ड अर्निंग वो कहां से उनको देंगे? तो इसके लिए कंपनी एक भी पैसा अपने पास कभी रोकती नहीं है, जितना भी पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करती रहती है। तो रिजर्व जो कंपनी के पास में ऐसे पड़े होते हैं वेस्ट टाइप के, जिनका भी कोई यूज नहीं हो रहा है, उनको जब कंपनी से बाहर कहीं निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में विनियोग कर दिया जाता है, तो वही रिजर्व उठ करके फंड बन जाता है। इसी वजह से कभी कभी आपने वर्ड सुना होगा रिजर्व एंड फंड। तो रिजर्व फंड कुछ नहीं होता है, मेरे पास पैसा रखा हुआ है तो वो रिजर्व है, मैं उसको कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से, तो उसी को फंड कहते हैं। तो यहां पर कंपनी रोक रखती है अपने पास, यहां पर उसको रोक लेती है अपने पास। ये एक तरीका है कि अपने पास नहीं रोकेंगे, पैसा निकाल करके हम एक निश्चित अकाउंट में डाल देंगे, तो उसको उस अकाउंट को क्या कहेंगे? डिबेंचर सिंकिंग फंड, ठीक है ना। एक अकाउंट अलग से खोल देंगे, उसको कहेंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड, और इस अकाउंट में हम पैसा सरप्लस अकाउंट से डालते रहेंगे। प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को हम एक निश्चित अमाउंट इसमें ट्रांसफर कर देंगे। निश्चित आय वाली प्रतिभूतियां होंगी, वहां पर इसको इन्वेस्ट करेंगे, तो हमको उस पर ब्याज मिलने लगेगा। तो जो ब्याज हमारा इधर जा रहा था इनको देने में, रिटर्न देने में, वो हमको इधर से मिल जाएगा। इस वजह से एक ये मेथड ले सकते हैं। लेकिन इसी का पार्ट ये है, क्योंकि पैसा जो हम 31 मार्च को ट्रांसफर करेंगे वो लाएंगे तो सरप्लस अकाउंट से, कहीं और से ऊपर से उड़ के तो आएगा नहीं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक और तरीका है कि आप कोई अकाउंट ना बनाओ, सीधे बीमा कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो।
बात तो यही है। चाहे हम कहीं और इन्वेस्ट करके आए और चाहे बीमा कंपनी से कोई पॉलिसी ले लें। मान लो हमको 10 वर्ष बाद अपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना है, तो हम बीमा कंपनी से एक पॉलिसी ले लेते हैं। 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडेम्पशन करना है, हमने 9 लाख रुपए के आसपास की पॉलिसी ले ली। 90,000 रुपए उसमें हम पर ईयर ट्रांसफर कर रहे हैं, और हर बार के ट्रांसफर किए हुए 90,000 पर एक निश्चित रेट से हमको ब्याज मिलने लगा है। तो 10 वर्ष में लगभग 1 लाख रुपए हमारा ब्याज का हो जाएगा, 9 लाख रुपए मूलधन हो जाएगा, 10 लाख हमारे पास आ जाएगा, उठा करके हम रिडेम्पशन कर देंगे अपने डिबेंचर्स का। तो कुल मिलाकर ये जो 90,000 रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी में आप डाल रहे थे, वो कहां से ला रहे थे? ला तो सरप्लस अकाउंट से ही रहे थे ना, और ऊपर से आसमान से थोड़े बरस रहे थे। तो इस वजह से ये तीनों ही मेथड आपके डिविजिबल प्रॉफिट से निकल करके आते हैं, चाहे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो, जिसकी बात अगले वीडियो में बहुत डिटेल से करने वाला हूं, चाहे डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड हो, चाहे डिबेंचर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड हो। बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर, क्लियर हो गई है। अच्छा, और मेथड क्या है? कन्वर्जन कर दो, परिवर्तन कर दो। रिडेम्पशन नहीं कर पा रहे हो, फंड भी है नहीं तुम्हारे पास, कैपिटल से तुम करना नहीं चाहते, डिविजिबल प्रॉफिट है नहीं, कैपिटल से करना नहीं चाहते, डिविजिबल प्रॉफिट है नहीं, कैपिटल से करना नहीं चाहते, तो क्या करो? कन्वर्ट कर दो। बस मान जाए सामने वाले डिबेंचर्स होल्डर। कन्वर्ट करने के लिए देखो सिचुएशन यह है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बात की परमिशन दे रहा हो कि आप अपने डिबेंचर्स का कन्वर्जन कर सकते हैं, तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं, अदरवाइज कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जिस समय डिबेंचर्स इशू किए जा रहे थे उसी समय यह बात उनको बता दी गई थी कि अगर आप लोग चाहें तो इस निश्चित अवधि में, ये नहीं कि रिडेम्पशन के टाइम आप कर दीजिए, कन्वर्जन कर दीजिए, नहीं हो सकता। जिस समय डिबेंचर्स इशू किए गए थे उसी समय यह बता दिया गया था डिबेंचर्स होल्डर को कि यदि आप चाहें तो इस निश्चित अवधि में, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2019 को डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, तो उनको बताया गया कि 31 मार्च 2020 तक अगर आप चाहें तो अपने डिबेंचर्स को नए इक्विटी शेयर्स या फिर नए रेट वाले डिबेंचर्स में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। वो भी कितने करा सकते हैं ये भी लिखा हुआ होता है। तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो जब कभी भी पहले से निर्गमित ऋण पत्रों को नए ऋण पत्रों में या फिर नए इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं ये कन्वर्जन द्वारा रिडेम्पशन हो गया। मतलब वो पहले वाले खत्म हो गए और ये नए बन गए। जैसे 10% डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर दिया गया, कैसे? कन्वर्जन द्वारा कर दिया गया। कैसे कर दिया गया? कन्वर्जन द्वारा कर दिया गया। तो इस सिचुएशन में 10% वालों को कन्वर्जन किसमें किया गया? 12% वाले डिबेंचर्स में कर दिया गया। तो अब 10% वाले हमारे पुराने थे और नए कितने हो गए? 12% वाले हो गए। तो 10% वाले हट जाएंगे बैलेंस शीट से, अब कितने बन जाएंगे? 12% वाले बन जाएंगे। बात क्लियर हो गई है? तो 10% वाले कहां गए? उनका रिडेम्पशन हो गया, ये मान लिया जाएगा। बात क्लियर है एकदम? हाँ जी सर, बात क्लियर है एकदम। ठीक है। तो कन्वर्जन सिर्फ 2 तरीके से किया सकता है। प्रेफरेंस में कन्वर्जन नहीं हो सकता, या तो इक्विटी में कर रहे होगे या तो डिबेंचर्स में कर रहे होगे। अच्छा, एक बात, अगला मेथड है हमारा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है? यहां पर ये कोई मेथड नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। कंपनी अनुमान लगा लेती है कि हमको कितने डिबेंचर्स अपने रिडीम करने हैं पर ईयर, और अनुमान क्या लगा लेती है? उसके पास एस्टिमेट होता ही है कि हमको कितने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन अपने अगले वर्ष में करना है। ठीक उतना ही कंपनी ड्राइंग करती है, ठीक उतनी ही कंपनी ड्राइंग करती है, और ड्राइंग अमाउंट से जितना भी उसको रिडेम्पशन करना होता है वो रिडेम्पशन कर देती है। तो एक सिंपल सा मेथड है, ये कभी क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाएगा। अगली बात आती है ओपन मार्केट परचेस सिस्टम। ओपन मार्केट परचेस सिस्टम क्या होता है कि देखो, डिबेंचर्स कंपनी के भैया ओपन मार्केट में खुलेआम एकदम आराम से जो भी चाहे वो बेच सकता है और खरीद सकता है, इस पर कोई बाउंडेशन तो है नहीं। हाँ जी सर, बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है। तो कोई भी कंपनी के डिबेंचर्स बेच रहा था, कंपनी ने खुद उसको खरीद लिया और बाद में उसका रिडेम्पशन कर दिया। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट परचेज मेथड। मतलब हमने ये डिबेंचर्स कहां से परचेज किए? ओपन मार्केट से परचेज किए हैं। हम डिबेंचर होल्डर के पास नहीं गए थे कि लो बेचो हमको, वो कहता काहे बेचे? हम कहते हमारे हैं, हमने इशू किए थे, लो बेचो, हमको ही बेचो। हम नहीं जा रहे उसके पास। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट तो कराया है ना। अरे कहीं तो बेचोगे आप, जहां बेचोगे वहीं से हम खरीद लाएंगे। हम आपको नहीं बताएंगे कि आपसे हम खरीद रहे हैं, हम वहां से खरीद लेंगे। तो इसको कहते हैं ओपन मार्केट परचेस सिस्टम मेथड। ठीक ना? अब यहां ये सबसे पहली बात आती है, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सबसे पहली बात इसमें पूछी जाती है कि बताओ ओपन मार्केट परचेस मेथड कंपनी कब अडॉप्ट करती है? तो ये ध्यान रखना, जब कंपनी के डिबेंचर्स का फेस वैल्यू मान लो 100 रुपए है और मार्केट वैल्यू 98 रुपए चल रही है, इसी केस में कंपनी ओपन मार्केट परचेस सिस्टम अडॉप्ट करेगी। अगर उसकी फेस वैल्यू 100 रुपया है और मार्केट वैल्यू 120 है, कंपनी ओपन मार्केट पे कभी जाएगी नहीं, क्योंकि 20 रुपए पर डिबेंचर उसको देना पड़ेगा प्रीमियम का। कभी नहीं जाएगी। कब जाएगी? जब फेस वैल्यू उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उससे ज्यादा होगी। जब कभी भी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी तभी कंपनी ओपन मार्केट परचेस सिस्टम को अडॉप्ट करेगी।
ओपन मार्केट से परचेज किए गए डिबेंचर्स को या तो कैंसिल कर दिया जाता है, फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद लिया जाता है। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को नहीं खरीद सकती, मेरी हर एक बात में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती, लेकिन हर एक कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स को खरीद सकती है। ओके, लेकिन कब खरीदेगी ओपन मार्केट से? जब फेस वैल्यू ज्यादा होगी, मार्केट वैल्यू कम होगी तब। तो यहां एक बात बताओ, यहां तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। हमने खरीदा कितने में? 98 रुपए पर, और सेबी कहता है कि आप फेस वैल्यू से नीचे रिडेम्पशन कर ही नहीं सकते, तो रिडेम्पशन कितने पर करेंगे? 100 रुपए पर करेंगे। तो 2 रुपए पर डिबेंचर हमको मिलेगा ना, शेयर नहीं है डिबेंचर है। 2 रुपए पर डिबेंचर तो हमको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ जी सर मिल जाएगा। 2 रुपए पर डिबेंचर कंपनी को प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट का नेचर क्या होगा? तो ये प्रॉफिट जो कंपनी को होगा, ये प्रॉफिट जो कंपनी को होगा, इसका नेचर क्या होगा? तो कैपिटल नेचर ये होगा, ठीक ना, कैपिटल प्रॉफिट होगा। कंपनी ओपन मार्केट से जिन डिबेंचर्स को खरीदती है, जब उनका रिडम्पशन किया जाता है, तो रिडम्पशन पर अगर प्रॉफिट हो गया है तो उस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। क्यों सर कैपिटल प्रॉफिट क्यों, रेवेन्यू क्यों नहीं? तो कंपनी का व्यवसाय था क्या अपने डिबेंचर्स को खरीदना और बेचना? नहीं, नहीं, या तो वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रही होगी, या तो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही होगी। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रेवेन्यू प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकल के आता है, ना कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जो लॉन्ग टर्म के बाद में होती है, बहुत लंबे समय के बाद में होती है। तो यहां से जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, मतलब पूंजीगत लाभ होता है। बात क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये सारे ही पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा कि कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कैसे कैसे कर सकती है। अब देखो, इसके बारे में तो बता ही दिया, सब कुछ हो गया है, कोई बात नहीं बची। अगले वीडियो में बात करूंगा डीआरआर क्या होता है, पूरा वीडियो इसी पे खत्म करूंगा, डीआरआर क्या होता है। उसके बाद में यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, और यहां का नहीं बताऊंगा, ये वाला बताऊंगा, और यहीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहां से निकल करके आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद में ये केवल एंट्री बताऊंगा इसकी, कन्वर्जन की, कि एंट्री क्या होती है, क्योंकि कन्वर्जन वाली एंट्री पूछ लेगा कभी, आपको ऑप्शन में दे देगा कि 10% वाले डिबेंचर्स 12% वाले नए डिबेंचर्स में परिवर्तन करके शोधन कर दिया गया, तो इनकी सही एंट्री क्या होगी, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसकी दोनों की एंट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको कि एंट्री कैसे की जाती है। ड्राइंग वाला मेथड बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा उसके संदर्भ में, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगता नहीं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बेस्ड बनता नहीं है। पर ओपन मार्केट परचेज सिस्टम बेहतरीन क्वेश्चन है, ज्यादातर पॉइंट 2 पॉइंट बनते हैं इससे रिलेटेड, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा और बताऊंगा चल के कि जब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा जाता है और जब कैंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा जाता है तो एंट्रीज क्या होती हैं, वो एंट्री समझना जरूरी होता है सबके लिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो अभी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, या वर्तमान में अगर अभी देखें तो कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीकॉम 3rd ईयर की स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ में इसको शेयर कर दीजिए धड़ाधड़ तुरंत, बिना किसी विलंब के। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां देखेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अर्थात डीआरआर क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।